आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डिजर्व पॉइंट एकेडमी में। तो आज हम निकले हैं उस कहावत को चरितार्थ करने, जब जागो तभी सवेरा। आपको ये जानकर हैरानी होगी, बाहर है भयंकर ठंड और रात का बज रहा है 2। ऐसी स्थिति में भी जब शिक्षक को नींद ना आए तो फिर निकल पड़ते हैं कुछ ऐसे काम के लिए जो बच्चों के लिए महत्वपूर्ण हो। और इन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज के सेशन में हम लोग करने जा रहे हैं कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो लगातार हमारे एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं ये सेशन आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। जहां पर पहला ही क्वेश्चन हमें दिया गया है द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 22/7। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि डेसिमल एक्सपेंशन जब हम 22/7 करें तो आमतौर पर आप सभी को मालूम है कि 22/7 जो है वो 3.14 समथिंग होता है। लेकिन जैसे आप अगर इसको डिवाइड कर देखेंगे तो आगे चलकर ये वैल्यूज रिपीट होने लगती हैं। तो इट सिंपली मीन्स जब अगर हम इसकी बात करें तो डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 22/7 ये नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है बच्चों, है ना। तो आप सभी लोगों के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जब कभी भी आप लोग 22/7 की वैल्यू निकालेंगे तो वो नॉन टर्मिनेटिंग तो है बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। क्लियर है? अरे कह दो जल्दी से। तो हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक, फॉर सम इंटीजर n द ऑड इंटीजर इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ। अब किसी भी ऑड इंटीजर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे आप? वैसे तो इसका आंसर 2n+1 है, पर मैं इसका एक्सप्लेनेशन भी आपको दे देता हूं कि 2n+1 ऑड इंटीजर क्यों है। क्योंकि जैसे जैसे आप इसकी जगह पर n की डिफरेंट वैल्यूज रखेंगे, n की वैल्यू 1 रखने पर ये हमें क्या देगा, 2 × 1+1 यानी कि 2+1 क्या आ रहा है बच्चों, 3। ये क्या है, ऑड है। जब मैं n की वैल्यू 2 रखूं तो 2 × 2+1 यानी कि 4+1, तो क्या मिल रहा है बच्चों, 5। इसी तरीके से एक बार आप 3 की n की जगह पर 3 रख कर देख लो तो 2 × 3+1, तो ये मिलेगा बच्चों 6+1 7। सो फाइनल आंसर इज 2n+1। किसी भी ऑड इंटीजर को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो उसका सही तरीका है 2n+1। और इसका जस्टिफिकेशन भी मैंने आप लोगों को दिया कि कैसे 2n+1 से हमें डिफरेंट n की वैल्यूज रखने पर जो भी रिजल्टेंट मिलते हैं वो सारे ऑड इंटीजर्स होते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्या दिया गया है, HCF ऑफ 26 एंड 91। सो बच्चों इन क्वेश्चंस के साथ साथ हम कोशिश करेंगे कि हम लोग थोड़े से कॉन्सेप्ट्स भी सीख पाए, है ना। क्योंकि ऑब्जेक्टिव के आंसर्स तो हमें एक लाइन में मिल जाते हैं, बट अगर इनके साथ साथ अगर हम लोग कॉन्सेप्ट्स भी सीख पाए तो बेहतर होगा। अगर हम HCF की बात करें तो HCF का सिंपल सा मतलब होता है बच्चों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और अक्सर करके बच्चों को जब हम बात करते हैं तो उनको HCF और LCM निकालना आता है, पर उसका सही मतलब क्या होता है, इससे वो बड़ी क्लासेस में तक पहुंच जाने के बाद अज्ञान रहते हैं। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब यह है कि वह सबसे बड़ी वैल्यू जो इन दोनों का फैक्टर हो, और फैक्टर होने का मतलब है जो इन दोनों को डिवाइड करे। तो यहाँ पर अगर मैं 26 और 91 की बात करूं तो जैसे अगर मैं 26 के फैक्टर्स लिखूं बच्चों तो ये कितना आएगा, 2 × 13। और 91 के अगर मैं फैक्टर लिखूं बच्चों तो ये आएगा 13 7 × 91। तो मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है कि दोनों में कॉमन वैल्यू 13 है और सबसे बड़ी वैल्यू भी जो दोनों को डिवाइड करे वो 13 ही होने वाली है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा 13 इज करेक्ट आंसर। HCF ऑफ 26 एंड 91 इज 13। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। Which of the following is not irrational? Which of the following is not irrational? तो सबसे पहले तो हम लोग ये जान लेते हैं कि जब कभी भी इस तरीके के ऑप्शंस हों आप लोगों के पास तो आप कैसे पहचानेंगे कि कौन सा नंबर इर्रेशनल है। और उससे पहले ये भी जान लेना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि इर्रेशनल नंबर होते क्या हैं। तो बच्चों जब कभी भी एक रैशनल और एक इर्रेशनल के बीच में कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म किया जाए, आइदर इट इज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, तो रिजल्ट आपको हमेशा क्या ही मिलेगा,
एक इरेशनल नंबर ही मिलेगा। तो यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें तो 3 रैशनल है और √7 क्या है, इरेशनल है, तो हमें ये तो इरेशनल ही देगा, ये तो जो रिजल्ट है ये इरेशनल ही देगा। इसकी अगर हम बात कर लें 3 माइनस √7 तो ये भी हमें इरेशनल ही देगा। लेकिन अगर जैसे हम सी वाले को सॉल्व करें, थोड़ा सा सॉल्व कर लें, तो 3 प्लस √7 और इसी के मल्टीपल में है 3 माइनस √7, तो अल्टीमेटली इट इज इन द फॉर्म ऑफ a plus b, a minus b, so we can write it is 3 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर होता है बच्चों 9 और √7 का स्क्वायर करेंगे तो 7, और 9 माइनस 7 करने पर मुझे मिला 2, जो कि क्या है, रैशनल नंबर है। ठीक है, ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। सो इस बिहाफ से इसका जो आंसर होने वाला है ये होगा, आंसर सी इज नॉट अ रैशनल नंबर, अगेन डी इज इरेशनल नंबर, है ना। तो यहाँ पर इनमें से इरेशनल कौन सा नहीं है, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, द जीरोस ऑफ x² माइनस 2x माइनस 8r, तो सॉल्व ही कर लेते हैं हम लोग। यह है एक हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² माइनस 2x माइनस 8। तो जब हम इसके फैक्टराइज करें इसको, तो x² हमें ऐसी वैल्यू चाहिए जिसको प्लस माइनस करने पर माइनस का 2, यानी कि माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। अब जब हम इनकी पेयरिंग करें और इनमें से कॉमन वैल्यू ढूंढें, तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, x। तो x अगर मैंने कॉमन निकाला तो यहाँ बचेगा x माइनस 4, और यहाँ से अगर मैंने 2 कॉमन निकाल लिया तो यहाँ बचेगा x माइनस 4। x माइनस 4 पूरे में से कॉमन निकाल लेने पर बच्चों यहाँ पर बचेगा x प्लस 2। सो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और जब मैं अगर इनको 0 से इक्वेट करूँ इज इक्वल्स टू 0, सो फाइनली x की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, 4। और एक बार जब मैं x प्लस 2 के इक्वल में मैं 0 रखूँ बच्चों, तो x की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, माइनस 2। x की वैल्यू मुझे मिलेगी माइनस 2। सो 4 एंड माइनस 2 इज करेक्ट आंसर, है ना। यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर साथ ही साथ हम लोग छोटे छोटे कॉन्सेप्ट भी सीखते चलेंगे, तो हमारा यहाँ पर थोड़ा सा नरिशमेंट और होता जाएगा, एक तरीके से रिवीजन हमारा होता जाएगा कॉन्सेप्ट का। व्हाट इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose sum and the product is √2 and 1/3? वेरी गुड। तो यहाँ से हमारी और भी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इसमें हमें दे रखा है सम ऑफ रूट। सम ऑफ रूट जो है बच्चों ये है √2 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट जो है ये कितना है, 1/3 है। जब हम इस तरीके के सम और प्रोडक्ट से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाते हैं तो उसका तरीका होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x, यानी कि सम ऑफ रूट प्लस अल्फा बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो जब मैं इसको सॉल्व करूं तो x² माइनस √2x प्लस अल्फा बीटा की जगह पर आ जाएगा 1/3। और यदि अगर मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लूं बच्चों एलसीएम लेने के बाद, तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। सो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन है क्या कहीं, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्लियर है? जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताते रहें क्या मेरी बातें आप लोगों को समझ में आ रही हैं। और ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही नहीं है, ये हमारे कॉन्सेप्ट्स का रिवीजन भी है। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें हमारी क्लियर होती जाएंगी। इफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर इक्वल देन साइंस आर, इनके साइन कैसे होंगे, चलिए तो देख लेते हैं। यहाँ पर हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है बच्चों ax² प्लस bx प्लस c। सो जब कभी भी हमारे पास रूट्स इक्वल होते हैं, इन केस ऑफ इक्वल रूट्स का क्या मतलब है कि जो भी उनके रूट्स आएंगे वो दोनों इक्वल होंगे। जब हम इसको सॉल्व करें बच्चों, तो यहाँ पर हमें कुछ ऐसा फॉर्म मिलेगा x प्लस a
x प्लस ए, या तो ये मैंने केवल एग्जाम्पल के लिए लिया है ना, या फिर आपको कुछ इस तरीके का फॉर्म मिल सकता है। तभी इस केस में हमारे पास इक्वल रूट्स आ सकते हैं। इसको आप लिख सकते हैं x प्लस ए का होल स्क्वायर और ये होगा x माइनस ए का होल स्क्वायर। तो जब आप इसके इक्विवेलेंट रखें तो x की वैल्यू आपको माइनस ए मिलेगी, और जब इसके इक्विवेलेंट आप 0 रखें तो x की वैल्यू आपको a और a मिलेगी। तो ऐसी सिचुएशन में जब कभी भी रूट्स इक्वल होंगे तो उनके जो दोनों ही रूट्स हैं उनके साइन कैसे होंगे, सेम होंगे। C and B have same signs, है ना, C and B have same signs, यानी कि जो दोनों रूट्स हैं उसके उनके साइन कैसे होंगे, सेम साइन होंगे। क्लियर है? अरे क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन। द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। सो डिग्री क्या होती है? जब कभी भी हम पॉलिनोमियल की बात करें बच्चों, तो पॉलिनोमियल होता है कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल, और डिग्री की अगर हम बात करें तो वेरिएबल के ऊपर जो हाईएस्ट पावर लगी होती है उसी को हम लोग कहते हैं उसकी डिग्री। तो यहाँ पर जो पॉलिनोमियल हमें दिया गया है एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2s, तो यहाँ पर वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो है 4। तो इस बिहाफ से इसकी डिग्री भी क्या होगी, 4। सो 4 इज करेक्ट आंसर। क्लियर है? तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। द पेयर ऑफ इक्वेशन हैव, तो यहाँ से मैं बहुत सारी चीजें आपको मैं बता दूंगा कि जब कभी भी लीनियर इक्वेशन हमें दी गई हो तो उनके नेचर्स हम कैसे चेक करते हैं। तो सबसे पहली कंडीशन तो हमें यही चेक करना होता है कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 हो। तो ऐसी सिचुएशन में हमारे पास लाइंस कैसी होती हैं, लाइंस होती हैं बच्चों इंटरसेक्टिंग, और उनके सॉल्यूशन होते हैं यूनिक, है ना। मैं शॉर्ट में लिखते जा रहा हूं, उनके सॉल्यूशन होते हैं यूनिक। दूसरी कंडीशन, जब a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, ऐसी सिचुएशन में लाइंस जो होती हैं वो होती हैं पैरेलल, और सॉल्यूशन होते हैं इनफाइनाइट, सॉल्यूशन होते हैं नो सॉल्यूशन, है ना, सॉल्यूशन होते हैं नो सॉल्यूशन, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। ठीक। और तीसरी सिचुएशन है हमारे पास, जब कभी भी a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 है। तो ऐसी सिचुएशंस में लाइंस एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती हैं, है ना, और इसके सॉल्यूशंस कैसे होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, है ना। अब इस केस में अगर हम बात कर लें तो हमारे पास जो है बच्चों, हमारे पास जो इक्वेशंस हमें दी गई हैं, वो क्या है, x प्लस 2y माइनस 5 और माइनस 4x माइनस 8y प्लस 20। तो इसका मतलब जब अगर हम पहली कंडीशन ही चेक करें, यानी कि 1 अपॉन माइनस 4, यानी कि a1 अपॉन a2 क्या बराबर है b1 अपॉन b2 के, यानी कि 2 अपॉन माइनस का 8। तो बच्चों ये तो 1/4, ये भी 1/4 आ रहा है। इसी तरीके से हम c1 अपॉन c2 भी चेक कर लें तो माइनस 5 अपॉन 20, है ना। तो इसको सॉल्व करने पर भी ये कितना आ रहा है हमारे पास, माइनस 1/4। तो फाइनली ये हो गया हमारे पास माइनस 1/4 इज इक्वल्स टू माइनस 1/4 इज इक्वल्स टू माइनस 1/4। तो हमें यहाँ पर कौन सी सिचुएशन मिल रही है, थर्ड वाली, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, यानी कि लाइंस कोइंसिडेंट है और सॉल्यूशंस इनफाइनाइट है। क्लियर है क्या? जल्दी से मुझे बताते जाएं, कमेंट सेक्शन में आप लोगों के रिएक्शन देते रहें, ताकि मुझे भी बाद में जब मैं कभी देखूं तो मुझे पता लगे कि आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। बढ़िया, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, है ना, लाइंस कंसिस्टेंट कब होती हैं बच्चों, जब उनके सॉल्यूशंस पॉसिबल होते हैं। और सॉल्यूशंस पॉसिबल कब होते हैं, जब या तो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हो या फिर एक दूसरे के ऊपर
ओवरलैप कर रही हूँ, है ना। तो दोनों ही सिचुएशंस में हमारे पास एक जब लाइंस हमारे पास ओवरलैप कर रही होती हैं तब उनके सॉल्यूशंस इनफाइनाइट होते हैं, लेकिन जब लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होती हैं तब उनके सॉल्यूशन यूनिक होते हैं। लेकिन जब लाइंस पैरेलल होती हैं तब उस कंडीशन में सॉल्यूशन पॉसिबल ही नहीं होते हैं। तो लाइंस कंसिस्टेंट कब कब होती हैं, जब जब उनके सॉल्यूशन पॉसिबल होते हैं। तो पैरेलल के केस में तो नहीं होंगे कंसिस्टेंट। ऑलवेज कोइंसिडेंट नहीं, ऐसा भी नहीं है। ऑलवेज इंटरसेक्टिंग नहीं, ऐसा भी नहीं है। इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट के केस में हमारे पास लाइंस कैसी होती हैं, कंसिस्टेंट होती हैं। ध्यान रखिएगा, जब कभी भी लाइंस इंटरसेक्टिंग हो और कोइंसिडेंट हो, ऐसी सिचुएशन में जो हमारे पास सॉल्यूशन है वो कैसा होता है, इक्वेशन जो है वो कैसी होती है, कंसिस्टेंट होती है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर हमें क्या बोला गया है, द पेयर ऑफ इक्वेशन 9x + 3y + 12 एंड 18x + 6y + 26 हैव, इसके सॉल्यूशन कैसे हैं। तो नेचर अभी अभी हमने सीखे हैं, चेक कर लेते हैं। तो 9/18 बराबर है क्या 3/6 के, और ये भी लगे हाथ चेक कर ही लेते हैं 12/36। तो 9/18 तो हो जाएगा 1/2, ये भी हो जाएगा 1/2, और 12/36 कट शॉर्ट होकर 1/3 आ रहा है। दैट मीन्स A1/A2 इज इक्वल्स टू तो है B1/B2 के, बट नॉट इक्वल्स टू C1/C2। तो ऐसी सिचुएशंस में लाइंस कैसी होती हैं, पैरेलल होती हैं, और पैरेलल के केस में उसके नो सॉल्यूशन होते हैं। सो करेक्ट आंसर इज डी, नो सॉल्यूशन। क्लियर है, अच्छे से कह दो ना, सारी बातें समझ में आ रही हैं। तो बढ़ते हैं फिर हम लोग हमारे अगले क्वेश्चन पर। उसमें हमसे बोला गया है इफ द लाइंस 3x + 2ky - 2 इज इक्वल्स टू 0, 2x + 5y + 1 इज इक्वल्स टू 0 आर पैरेलल, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k। तो भैया सबसे पहली चीज तो पैरेलल की कंडीशन है ना, इन कंडीशन ऑफ पैरेलल लाइंस, इन कंडीशन ऑफ पैरेलल लाइंस क्या होता है, A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2। हमारा काम इतने से हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3/2 इज इक्वल्स टू 2k/5, है ना। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलेगा 4k इज इक्वल्स टू 15। सो k इज इक्वल्स टू 15/4। ये इसका आंसर होना चाहिए। सो इस हिसाब से ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्लियर है, अरे क्लियर है, जल्दी से कह दो। ठीक, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, हमें यहाँ से इसके रूट्स बताने हैं, तो सॉल्व कर लेते हैं हम इसे। 100x² - 20x + 1 इज इक्वल्स टू 0। जब हम इसे सॉल्व करें बच्चों तो 100x², इसको हमें स्प्लिट करके क्या लिखना पड़ेगा, 10x - 10x + 1 इज इक्वल्स टू 0। पेयरिंग करी, हाईएस्ट कॉमन वैल्यू ढूंढी, तो 10x यहाँ से बचेगा 10x - 1, और यहाँ से हमने -1 कॉमन निकाला तो 10x - 1 इज इक्वल्स टू 0। फाइनली 10x - 1 पूरे में से कॉमन निकाला तो यहाँ पर भी कैसा बचा, 10x - 1 इज इक्वल्स टू 0। सो एक बार जब हम 10x - 1 के इक्वल में 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 1/10, और दूसरी भी सेम ही है तो उससे भी क्या मिलेगी, 1/10। सो करेक्ट ऑप्शन इज 1/10, 1/10। सो सी इज करेक्ट आंसर। क्लियर है, अरे क्लियर है क्या, क्लियर है तो हम बढ़े फिर अगले क्वेश्चन पर। आ रही हैं बातें समझ में, तो देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। द सम ऑफ टू नंबर इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182, फाइंड द नंबर्स। तो दो नंबर्स का सम 27 है और ये क्वेश्चन होना चाहिए क्वाड्रेटिक का। तो हम मान लेते हैं कि पहला नंबर, फर्स्ट नंबर भी x, और इस बिहाफ से सेकंड नंबर भी 27 - x, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन दोनों का प्रोडक्ट
यानी कि x इंटू 27 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू है 182। तो ये हो जाएगा बच्चों 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 182। इन सबको उठाकर इधर ले जाए तो एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल्स टू 0। अब बच्चों अक्सर करके बच्चे इस तरीके की जब उनके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है तो वो सॉल्व करने में थोड़े से परेशान होते हैं कि कैसे इसको स्प्लिट किया जाए, कैसे इसको स्प्लिट किया जाए, है ना। तो मैं कुछ तरीके आप लोगों को सिखा देता हूं कैसे आप लोग इसको स्प्लिट करेंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या था 27x, तो चलिए सीख लेते हैं यहाँ पर भी हम लोग। तो हम करते हैं इसके फैक्टर 182 के, 2 से इसको डिवाइड करूं तो 91, 7 से इसको डिवाइड करूं तो 13 और 13 से इसको डिवाइड करें तो 1। तो आप देखेंगे यहाँ पर आप देखेंगे कि हमें बीच में लेकर आना है 27 और मल्टीप्लाई करके हमें लेकर आना है, तो सिंपली आप 2 और 7 14 हो जाएगा और 14 और 13। सो हमें आसानी से यहाँ पर वो दो वैल्यूज मिल जाती हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इज इक्वल्स टू 0। इसमें से हमने x कॉमन निकाला तो यहाँ बचेगा x माइनस 14 और यहाँ से 13 कॉमन निकाला तो x माइनस 14। पूरे में से हमने अभी हमारा इसका काम हो गया है तो इसको हम रफ कर ले रहे हैं, इसको हम लोग रफ कर ले रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने x माइनस 14 पूरे में से कॉमन निकाल लिया तो बचा x माइनस 13 और इनकी शक्लें देखकर मुझे समझ में आ रहा है कि इनकी वैल्यू 14 और 13 होने वाली है। सो दो नंबर्स आर 13 एंड 14। क्लियर है? अरे कह दो जल्दी से क्लियर है? तो बढ़ें क्या हम लोग हमारे अगले क्वेश्चन पर। अरे इतनी रंग बिरंगी दुनिया दो आंखों में कैसे आए। चलिए इसके आगे सुनाता हूं, पहले क्वेश्चन करते हैं। इफ 1/2 is a root of the quadratic equation x square minus mx minus 5/4 is equals to 0, then value of m is। इसका रूट हमें दे रखा है ना, और हमें m की वैल्यू निकालनी है। तो फाइनली अगर ये 1/2 इसका रूट है तो x की वैल्यू क्या होगी 1/2 होगी। तो हम इसे सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस mx माइनस 5/4 इज इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू 1/2 है तो हम यहाँ पर रख लेते हैं 1/2 का स्क्वायर माइनस m इंटू 1/2 माइनस 5/4 इज इक्वल्स टू 0। सो ये हो जाएगा 1/4 माइनस m/2 माइनस 5/4 इज इक्वल्स टू 0। सो पूरे एलसीएम ले लें क्या 4, तो यहाँ बचेगा 1 माइनस 2m माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो ये तो इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ बचेगा 1 माइनस 5 यानी कि माइनस 4 माइनस 2m इज इक्वल्स टू 0। सो 2m इज इक्वल्स टू माइनस 4, सो m इज इक्वल्स टू माइनस 4 over 2, here it is minus 2। सो करेक्ट आंसर इज -2। अरे क्लियर है क्या? चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके रूट्स हमें बताने हैं कि कैसे होंगे। तो बच्चों एक बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि जब कभी भी हमारे पास इक्वेशन इस फॉर्म में है तो फैक्टर्स भी हमारे पास प्लस में ही आएंगे, क्योंकि पूरी इक्वेशन प्लस में है। ध्यान से देखो आप लोग, पूरी इक्वेशन प्लस में है तो फैक्टर्स भी कुछ ऐसे ही आएंगे, x प्लस ए एक्स प्लस बी ऐसे ही आएंगे। अरे कह दो ना, हाँ जी ऐसे आएंगे। तो जब फैक्टर्स इस तरीके से हैं तो x की वैल्यू आपको -a और -b मिलने वाली है, यानी कि जब ओवरऑल इक्वेशन पॉजिटिव हो तो उसके जो रूट्स हैं
वो आपको दोनों कैसे मिलेंगे, नेगेटिव मिलेंगे। क्लियर है क्या? अरे क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। In an arithmetic progression, if a is equals to 28, d is equals to -4, n is equals to 7, तब हमें फाइंड करना है nth टर्म। और हम यहाँ पर भली भांति जानते हैं, हम यहाँ पर भली भांति इस बात को जानते हैं कि nth टर्म बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब n की वैल्यू 7 दी गई है, यानी कि मुझे फाइंड करना है सेवंथ टर्म। ये हो जाएगा a की वैल्यू कितनी है 28 प्लस n माइनस 1 यानी कि 7 माइनस 1 और डिफरेंस कितना है -4। तो सेवंथ टर्म बराबर बच्चों 28 प्लस 6 इंटू -4। तो ये हो जाएगा सेवंथ टर्म बराबर 28 माइनस 24। सो फाइनली हियर इट इज प्लस का 4। सो 4 इज करेक्ट ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, है ना, जो कि क्या है 4 है। अरे ऐसे उजले लोग मिले जो अंदर से बेहद काले थे, ऐसे चतुर मिले जो मन से सहज सरल भोले भाले थे, ऐसे धनी मिले जो कंगालों से भी ज्यादा रीते थे, ऐसे मिले फकीर जो सोने के घट में पानी पीते थे। चलिए बढ़ते हैं आगे और अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है इफ a is equals to 10 and d is equals to 10 then first 4 terms will be। तो ये तो आसान है बच्चों, जब पहला टर्म a है दूसरा टर्म d है, मतलब डिफरेंस जो है वो d है, तो हमारे पास सीक्वेंस जो है वो कुछ ऐसी चलती है a then a plus d then a plus 2d then a plus 3d। यानी कि अगर डिफरेंस 10 का है और पहला टर्म भी 10 है तो ये कुछ इसी तरीके से होगा 10 20 30 40। सो बी इज करेक्ट आंसर। तो ये तो निहायत ही आसान सा प्रश्न था, है ना, कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर थोड़ू से भी एपी के कॉन्सेप्ट आप लोगों के क्लियर होंगे तो आप आसानी से इसका आंसर बिना कुछ करे बता सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, 30th टर्म ऑफ द एपी, है ना। तो अब मैं यहाँ पर आप लोगों को कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में डाल देता हूँ। जैसे अगर मुझे 30th टर्म निकालनी है तो मुझे ये मालूम है बच्चों कि nth टर्म बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब आप अपने दिमाग में इस तरीके से बिठा लें कि अगर जैसे सपोज मान लीजिए कि मुझे यहाँ पर 30th टर्म निकालनी है, मुझे यहाँ पर 30th टर्म निकालनी है, तो सिंपल सी बात है a प्लस 29d। अगर सपोज मान लीजिए कि मुझे 24th टर्म निकालनी है तो a प्लस 23d। अगर जैसे सपोज मान लीजिए कि मुझे 62 टर्म निकालनी है तो a प्लस 61d, है ना। यही इस तरीके से पैटर्न चलता है एपी का। तो यहाँ पर a बराबर है बच्चों 10 29 और d की जो वैल्यू है 7 माइनस 10। 7 में से 10 माइनस करेंगे तो माइनस का 3 बचेगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 10 और 29 इंटू 3 अगर हम करें तो 3 9 27 कैरी 2 3 2 6 और 2 8, तो 10 में से 87 जाएगा तो माइनस कर 77 इज करेक्ट आंसर, है ना। अच्छा एक छोटी सी टिप और, जैसे आपके सामने अगला क्वेश्चन आता है तो कोशिश करें कि एक बार पॉज करके पहले आप भी सॉल्व करें। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो और बेहतर होगा, आप चीज़ों को और अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाएंगे। विच टर्म ऑफ द एपी इज 78। मुझे यहाँ पर बताना है कि इस एपी का कौन सा टर्म जो है वो 78 होगा। तो देखते हैं यहाँ पर मेरे पास a बराबर 3 है, d बराबर 8 माइनस 3 है यानी कि 5 है, और मुझे फाइंड बताना है कि 78 कौन सा टर्म है, यानी कि nth टर्म बराबर मैं मान ले रहा हूँ जो लास्ट टर्म है वो कितना है 78 है। तो nth टर्म बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये है बच्चों 78, a बराबर 3, n मुझे कैलकुलेट करना है और डिफरेंस है 5 का। तो
तो इसको अगर मैं इधर लेकर आ जाऊं तो 78 माइनस 3 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 5। तो ये हो जाएगा बच्चों 75 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 5। इस 5 को भी इधर ट्रांसपोज करें तो ये आ जाएगा डिवाइड में n माइनस 1। इससे इसको कैंसिल करूं तो यहाँ बचेगा 15 बराबर n माइनस 1। सो n बराबर 15 प्लस 1 यानी कि n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16। तो ये जो है इस सीक्वेंस का कौन सा टर्म है 16th टर्म। क्लियर है? अरे जल्दी से कह दो ना you are my soul। Which of the following triangles have the same side length? है ना, कौन से ट्रायंगल की सारी साइड्स बराबर होती हैं? तो भैया ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है ना। ये ए, ये बी, ये सी, कौन से ट्रायंगल की तीनों साइड्स बराबर होती हैं? तो ऑफ कोर्स इक्विलैटरल ट्रायंगल, है ना। आइसोसेलेस ट्रायंगल की दो साइड्स बराबर होती हैं, स्केलिन ट्रायंगल की एक भी साइड बराबर नहीं होती, और इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीनों साइड्स बराबर होती हैं। तो क्वेश्चन में भी यही पूछा गया था, कौन से ट्रायंगल की सारी साइड सेम होती हैं? सस्ता क्वेश्चन, है ना। एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल विद साइड ए इज इक्वल टू। ठीक है, तो बच्चों ये बहुत इंटरेस्टिंग है, अक्सर करके बच्चों को नहीं मालूम होता है कि यदि अगर हमारे पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसकी सारी साइड्स बराबर हैं और उन्होंने दे भी रखा है कि ये बराबर साइड जो है वो क्या है ए है, तो इसका एरिया क्या होगा? तो आप ध्यान रखिएगा, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इक्वल्स टू √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, है ना। √3/4 साइड का स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर। इस सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर है क्या? जल्दी से देखें, क्लियर है अच्छे से? तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताते रहें, सारी बातें आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ रही हैं। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। D and E are the midpoint of sides AB and AC of a triangle ABC respectively, and BC is equals to 6 centimeter. If DE is parallel to BC, then the length of DE is। तो ये है भैया ट्राइंगल का पार्ट। ठीक, ये रहा हमारा ABC। अब उन्होंने कहा है कि D and E AB और AC पर है, तो ये रहा D और यहाँ कहीं पर रहा E, ये D और ये E, इनको हमने जोड़ लिया। और उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि DE इज पैरेलल टू BC, है ना। कह दिया है उन्होंने कि DE इज पैरेलल टू BC, है ना। साइड्स हमें दे रखी हैं कि BC जो है वो कितना है 6 सेंटीमीटर, BC जो है वो 6 सेंटीमीटर। ओ ओ ओ देन द लेंथ ऑफ DE इज। तो मैं याद दिलाता हूं आपको पिछली क्लास की थ्योरम, जिसको हम लोग प्यार से कहा करते थे मिड पॉइंट थ्योरम। एंड द मिड पॉइंट थ्योरम सेज व्हेनेवर अ लाइन drawn joining the midpoint of any two sides of a triangle is parallel to the third side and equal to half of it। क्लियर है? अकॉर्डिंग टू मिडपॉइंट थ्योरम DE जो है वो BC के पैरेलल है और इसके आधे के बराबर है। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख भी देता हूं, अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम, है ना। DE is parallel to BC and DE is equals to half of BC। अब जब BC 6 सेंटीमीटर की है तो DE कितना हो जाएगी? DE is equals to 1/2 of BC। तो DE is equals to 1/2 into 6, तो ये बचेगा 3 सेंटीमीटर, है ना। या यूनिट जो भी है यहाँ पर सेंटीमीटर में दिया गया है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, यानी कि 3 सेंटीमीटर इज करेक्ट आंसर। क्लियर है? क्लियर है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताते रहें मुझे।
तब तक मैं एक छोटा सा पानी ब्रेक ले लूं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। The diagonal of a rhombus are 16 centimeter and 12 centimeter in length. The sides of the rhombus in length is। चलिए एक अच्छा क्वेश्चन और मिला हमें। ये रहा एक rhombus, ये रहा एक rhombus और ये रहे इसके डायगोनल्स A B C D। ठीक, अब इनके डायगोनल्स की जो लेंथ है वो 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। सो थोड़ा सा मैं आपको रोम्बस की प्रॉपर्टीज के बारे में बता दूं। तो रोम्बस की सारी साइड्स बराबर होती हैं, डायगोनल्स एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। यानी कि अगर मैं थोड़ी देर के लिए मान लो कि AC बराबर 16 सेंटीमीटर है और BD बराबर 12 सेंटीमीटर है, तो इस बिहाव से ये 8 होगा, ये 8 होगा, ये 6 होगा और ये भी 6 होगा और ये दोनों ही डायगोनल से एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट कर रहे होंगे और जहां बाइसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट को मैं नाम दे रहा हूं O। तो अब मैं आसानी से यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाकर इसकी एक कोई भी साइड निकाल सकता हूं। तो मैंने यहाँ पर ट्राइंगल कंसीडर कर लिया बच्चों, इन ट्राइंगल AOB, है ना। या बेहतर होगा कि आप इसको लिखें इन राइट ट्राइंगल AOB, इन राइट ट्राइंगल AOB में। और इसमें अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा लूं बाय PGT तो हमें मिलेगा AB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर। तो AB तो मुझे नहीं मालूम है और यही मुझे निकालना भी है। OA जो है बच्चों वो है 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू 64 प्लस 36। सो AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100। सो फाइनली AB इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 100, यानी कि ये बचेगा 10। सो इस रोम्बस की सारी जो साइड्स हैं वो कितने सेंटीमीटर की हैं? 10 सेंटीमीटर इज करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट इज इक्वल टू 5, यहां पर हमें 2 पॉइंट्स दे रखे हैं और उनके कोऑर्डिनेट्स भी 2, -2, b बराबर -1, x। ठीक, और इनके बीच का डिस्टेंस हमें दे रखा है AB बराबर 5, है ना। तो हमें इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। सो क्या मैं ऐसा लिख लूं, AB स्क्वायर बराबर 25 और AB स्क्वायर बराबर होगा क्या बच्चों? सबसे पहले तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और ये बराबर है हमारे पास 25 के। तो ये हो जाएगा -1 -2 का स्क्वायर प्लस x माइनस प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक, तो 25 बराबर -1 -2 -3 का स्क्वायर 9 प्लस x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x। ठीक है, तो 25 बराबर 9 और 4 13 प्लस x स्क्वायर प्लस 4x। इसको भी मैं इधर ले आऊं तो 25 माइनस 13 इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 4x। 25 में से 13 जाएगा, कितना बचेगा? 12 x स्क्वायर प्लस 4x। तो फाइनली मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। तो मुझे x की वैल्यू चाहिए है, तो मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी।
तो कर डालते हैं, है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2x माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। x कॉमन निकाला तो x प्लस 6 और इधर से -2 कॉमन निकाला तो x प्लस 6 बराबर 0। सो फाइनली मेरे पास फैक्टर्स आ गए x प्लस 6, x माइनस 2। तो एक बार मैंने जब x प्लस 6 के इक्वल में 0 रखा तो x की वैल्यू आ गई -6 और एक बार मैंने x माइनस 2 के इक्वल में 0 रखा तो x की वैल्यू आ गई 2। तो x की दो वैल्यूज आई -6 और 2। अब आंसर में क्या है, 2 है ना। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्लियर है। तो बढ़े अगले क्वेश्चन पर। द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट, है ना, एक लाइन सेगमेंट है ए बी जिनके कोऑर्डिनेट्स भी हमें दे रखे हैं 2,4 और ये है -2, -4। जब कभी भी हमें कोई किसी भी लाइन के मिड पॉइंट्स निकालने हो, सपोज इसको मैंने नाम दे दिया डी और इसके कोऑर्डिनेट्स को मैंने सपोज कर लिया x और y, ये मैंने सपोज किया है, लेट। तो मिड पॉइंट कैसे निकाले जाते हैं, x बराबर x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 और y बराबर y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा -2 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 0 और y बराबर हो जाएगा हमारे पास -4 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि ये भी 0। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी, 0 0। ठीक, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0,2 एंड 6,0, P और Q के बीच का डिस्टेंस निकालना है बच्चों। सो PQ बराबर अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब मैं यहाँ पर लिख भी लूँ कि P बराबर मुझे दे रखा है 0,2 और Q बराबर मुझे दे रखा है 6,0। बच्चों यही हो जाते हैं x1 y1 और ये है हमारे x2 y2 रखते हैं फॉर्मूले में। सो PQ बराबर 6 माइनस 0 यानी कि इसका स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2 यानी कि -2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास 36 प्लस -2 का स्क्वायर 4 यानी कि ये आ जाएगा अंडर रूट 40। क्या ये है आंसर में? नहीं है। तो 40 को हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, 2 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 2√10, है ना। 2√10 इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। आप लोग भी जैसे ही क्वेश्चन सामने आता है वीडियो को पॉज कर सॉल्व करने की कोशिश करें और ऑलमोस्ट अगर आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो अधिकांश क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व कर पाएंगे, जो एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आप लोगों को देता है। चलिए अगला क्वेश्चन, इफ O is the midpoint of the line segment P and Q, then find the value of P। ठीक है, ये रही एक लाइन P Q, इनके कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं -6,5 और -2,3 और यहाँ कहीं पर इसके मिड पॉइंट्स हैं। सपोज हम इसको मान लेते हैं R, जो हमें ये भी दे रखे हैं P/3,4। तो हमें यहाँ से P की वैल्यू निकालनी है बच्चों। तो हम ये जानते हैं कि मिड पॉइंट कैसे निकाले जाते हैं, x बराबर x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, है ना। तो मैं यहाँ पर ये वैल्यू रख लेता हूँ, ये x1 ये x2 यानी कि -6 -2 डिवाइडेड बाय 2 बराबर x की वैल्यू कितनी है, P/3। ठीक, सॉल्व करें इसे हम, तो -8
डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू p बाय 3। इससे अगर मैं इसको कैंसिल कर लूँ तो यहाँ पर बचेगा माइनस का 4 और ये भी अगर इधर चला जाएगा तो -4 इंटू 3 बराबर p। तो p की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? -12। ओ ओ ओ -12 तो है ही नहीं, तो फिर मैंने क्या गलत किया है? चलिए एक बार क्रॉस चेक करें क्या। x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा -6 -2 डिवाइडेड बाय 2। कोऑर्डिनेट सही लिखे मैंने, -6, 5 और -2, 3 बराबर p बाय 3। सब कुछ सही है। -8 बाय 4, 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो -4, बिल्कुल तो सही है। O is the midpoint, O is the midpoint, p by 3, 4। सब तो सही लिया है मैंने। Then the value of p is -12 है तो यार, मुझे दिखाई नहीं दे रही थी। ठीक है, ठीक है, -12 इज करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B and BC is equals to 7 centimeter, then the value of tan C is। तो चलिए आ गए हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पर। ये रहा एक राइट ट्राइंगल, ये रहा एक राइट ट्राइंगल जिसमें राइट एंगल B पर है, तो हम इसको ऐसा ले लेते हैं ABC। ठीक है, AB बराबर दे रखा है 24 और BC बराबर दे रखा है 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो हम लोग AC निकालते हैं। तो AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB यानी कि 24 का स्क्वायर और BC यानी कि 7 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बच्चों 576 प्लस 49 यानी कि 625। तो AC बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 625 और ये किसका स्क्वायर होता है? 25 का। अब मुझे निकालनी है tan C की वैल्यू। तो tan C बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और यहाँ पर परपेंडिकुलर जो है बच्चों ये है AB अपॉन BC, है ना। तो ये हो जाएगा 24/7। ये तो मैंने खामोखा ही निकाला, इसकी जरूरत ही नहीं थी। खैर कोई ना, 24/7 इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्लियर है? देखिए इत्मीनान से, आराम से, और फिर हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है sin 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री माइनस sin 60 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री। ठीक है, तो sin 30 डिग्री की वैल्यू होती है बच्चों 1/2 प्लस cos 60 डिग्री की वैल्यू भी होती है 1/2 माइनस sin 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 प्लस इसकी वैल्यू भी √3/2। तो बच्चों ये हो जाएगा 1 माइनस, यहाँ पर एलसीएम में लूँ तो 2 ये √3 प्लस √3, तो ये हो जाएगा 1 2√3/2। इससे इसको भी कैंसिल कर लूँ तो 1 माइनस √3। सो 1 माइनस √3, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ठीक 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 ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, तो ये तो सिंपल सी आइडेंटिटी है बच्चों। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? 1 होता है। तो इसको अगर मैं इधर पहुंचा दूं तो साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और यही तो पूछा गया था, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर साइन स्क्वायर ए। क्लियर है? जल्दी से कह दो, क्लियर है मामला? ठीक, तो बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। इफ cos x is equals to a by b, then what is the value of sin x? cos x is equals to a upon b, तो sin x बराबर क्या होता है? तो बच्चों sin x बराबर होता है √1 माइनस cos स्क्वायर x। ठीक है, सो 1 माइनस a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। तो बच्चों मन के सच्चों
ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, है ना। सो फाइनली हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन पी। सो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। दिल का दरिया बह ही गया, इश्क इबादत बन ही गया, खुद को मुझे तू सौंप दे, मेरी जरूरत तू बन गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। इफ द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ अ ट्री इज डिक्रीजिंग then the angle of elevation is, then the angle of elevation is। बच्चों यहाँ से एक बड़ी अच्छी चीज हमें सीखने को मिलेगी। जैसे सपोज मान लीजिए कि ये कोई भी ऑब्जेक्ट है, ट्री है, पोल है, बिल्डिंग है, कुछ भी हो, और इसकी शेडो यहाँ कहीं बन रही है, ठीक है, और यहाँ से ये कुछ मान लो कि इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन है। तो जैसे जैसे ये शेडो डिक्रीज होती जाएगी, है ना, जैसे जैसे ये शेडो डिक्रीज होती जाएगी ये एंगल इंक्रीज होते जाएगा। ये तो आप लोग ऑब्जर्व भी कर सकते हो, है ना, ये एंगल जो है पहले की अपेक्षा इंक्रीज होते जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से कई बार हमें ऐसे क्वेश्चंस भी मिलते हैं, जैसे सपोज मान लीजिए यहाँ पे लाइट हाउस है, यहाँ से कहीं से दूर से एक शिप चली आ रही है ना, जैसे ये शिप यहाँ पहुंचेगी तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो पहले के कंपैरिजन में क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, है ना। तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट डेस्टिनेशन के करीब आते जाता है वैसे वैसे एंगल इंक्रीज होते जाता है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। इन द सेम वे जैसे जैसे ऑब्जेक्ट दूर होते जाएगा एंगल डिक्रीज होते जाता है, ठीक। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the building is 30 degree. The height of the building, ये लीजिए, ये रही बिल्डिंग, ये रही 30 मीटर की दूरी, और ये रहा एक पॉइंट जहां से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का है। ये जो डिस्टेंस है बच्चों ये है 30 मीटर है, सेंटीमीटर है, मीटर है। तो हमें ये निकाल कर बताना है। तो भैया ये तो लड्डू वाला प्रश्न है, आसान सा लड्डू है। तो यहाँ पर tan 30 बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है बच्चों 1/√3। परपेंडिकुलर की जगह हम हाइट रख लेंगे, बेस जो है ये है 30, तो ये जब इधर जाएगा तो 30/√3 बराबर h। तो बच्चों h बराबर 30/√3। हम करते हैं इसका रैशनलाइजेशन, तो h बराबर 30√3/3। इसको भी कैंसिल कर लूं तो यहाँ आ जाएगा tan√3। सो इसकी जो उत्तरी tan√3 तो कहीं आंसर ही नहीं है। अच्छा यही आंसर डिक्लेयर कर दिया ना, 30/√3 यही है, यहाँ तक पहुंचे ही नहीं। बढ़िया, ठीक है। बात बिगड़ी है इस कदर, दिल है टूटा, टूटे हैं हम। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। इफ द हाइट ऑफ द बिल्डिंग एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द बिल्डिंग्स फुट to a point is increased by 20%, then the angle of elevation on the top of the building. Interesting question. If the height of the building and the distance from the building foots to a point is increased by 20%, तो बच्चों देखो उन्होंने बहुत ही शालीनता से, मासूमियत से ये प्रश्न पूछा है, ठीक है, कि बिल्डिंग की हाइट और उसका डिस्टेंस ये दोनों एक साथ 20% इंक्रीज कर दिए गए,
है ना। सपोज मान लो कि चलिए मैं बताकर अच्छे से बताता हूँ ये बात पूरी, है ना, पूरे कॉन्सेप्ट के साथ। सपोज मान लीजिए ये कुछ ऐसा है, इस तरीके से, ठीक है। ठीक है क्या, ये ए, ये बी और ये सी। अब उन्होंने बिल्डिंग की हाइट और बिल्डिंग एंड डिस्टेंस दोनों को 20% बढ़ा दिया, ये भी और ये भी, कुछ 20% ऐसा, कुछ 20% ऐसा। तो बच्चों अगर ये दोनों सेम ही रेट से बढ़े तो एंगल ऑफ एलिवेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये जितना था उतना ही ये भी रहेगा, कोई फर्क इसकी सेहत पर नहीं पड़ेगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डू नॉट चेंज, रिमेन्स सेम। ठीक, बढ़िया क्वेश्चन, वंडरफुल क्वेश्चन। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। इफ अ टॉवर 6 मीटर हाई कास्ट अ शैडो ऑफ 2√3 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड देन द सन्स एलिवेशन इज। तो चलिए मिला है आराम से एक सुंदर सा सन बनाने का मौका। ये रहा एक सुंदर सा सन, ठीक। और यहां कहीं पर है बिल्डिंग, ये है उसकी शैडो, ये है पूरी कहानी। ए बी सी, बिल्डिंग की हाइट 6 मीटर, शैडो जो है वो 2√3 मीटर, हमें ये निकाल कर बताना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो हमको एंगल तो मालूम नहीं है, लेकिन ये जरूर मालूम है कि tan थीटा बराबर कितना है, ए बी अपॉन बी सी, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बच्चों tan थीटा बराबर ये है हमारे पास 6 और ये है 2√3, इससे इसको कैंसिल करूं तो यहाँ बचेगा 3/√3, और 3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, √3 इंटू √3 अपॉन √3, इससे इसको कैंसिल करूं तो tan थीटा बराबर बचा √3, यानी कि tan थीटा बराबर tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 होती है, यानी कि थीटा बराबर 60 डिग्री। सो फाइनली ये वाला जो एंगल है बच्चों ये है 60 डिग्री का। क्लियर है? सो करेक्ट ऑप्शन इज ए 60 डिग्री। क्लियर है? चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अ सर्कल हैज अ नंबर ऑफ टेंजेंट इक्वल टू, अ सर्कल हैज अ नंबर। बच्चों यहां से एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, और दोनों ही चीजें एग्जाम्स में कई बार पूछी गई हैं, तो आपने ना बहुत अच्छे से समझ लेना है। ये रहा एक सर्कल, या और भी मेरे पास तरीका है, मैं एक सुंदर सा सर्कल शेप से बनाता हूं, है ना, एक सुंदर सा सर्कल शेप से मैं बनाता हूं। ये रहा एक बढ़िया सा सर्कल, ठीक है। तो उन्होंने कहा है कि एक सर्कल पर कितने टेंजेंट्स हो सकते हैं, तो बच्चों सर्कल पे तो इनफाइनाइट टेंजेंट्स हो सकते हैं, सर्कल पे तो इनफाइनाइट टेंजेंट्स हो सकते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, जितने तमाम आपको बनाने हो आप बना सकते हैं। तो एक सर्कल पे तो इनफाइनाइट टेंजेंट होंगे, लेकिन इस हिसाब से इसका आंसर डी है। लेकिन बच्चों कई बार एग्जाम में ये भी पूछा गया है कि सर्कल के एक पॉइंट पर कितने टेंजेंट होंगे। तो सर्कल के एक पॉइंट पर ना बच्चों, सर्कल के एक पॉइंट पर सिर्फ एक ही टेंजेंट होगा, है ना, सर्कल के एक पॉइंट पर सिर्फ एक ही टेंजेंट होगा, है ना। तो हमेशा ध्यान रखना कि जब कभी भी अगर वो सर्कल पर पूछ रहा है
तो इनफाइनाइट टेंजेंट, लेकिन सर्कल के एक पॉइंट पर अगर वो पूछ रहा है तो एक टेंजेंट है ना, बट यहाँ पर उन्होंने पूछा है कि सर्कल पर कितने टेंजेंट हो सकते हैं, सो इनफाइनाइट इज करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अ टेंजेंट इंटरसेक्ट द सर्कल एट वन पॉइंट, है ना, एक टेंजेंट जो है वो सर्कल को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। साथ ही साथ एक बात और एडिशनल बता देता हूं कि इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो लगे हाथ एक और बात बता दूं, एक ऐसी लाइन जो सर्कल को दो पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करती है बच्चों, इसको बोलते हैं हम लोग सीकेंट। ठीक है, ठीक है क्या? अच्छा, अभी मेरा मन नहीं भरा है तो एक चीज और बता देता हूं। अ स्ट्रेट लाइन, अ स्ट्रेट लाइन, अ स्ट्रेट लाइन a straight line can intersect a circle at max 2 points, है ना। क्योंकि कल को कोई होशियार बच्चा निकल कर आ जाए कि सर एक ऐसी लाइन जो सर्कल को 3 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है उसको क्या कहेंगे, तो भैया एक जो स्ट्रेट लाइन होती है सर्कल को मैक्सिमम 2 ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर सकती है। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अ सर्कल कैन हैव 2 पैरेलल टेंजेंट्स एट सिंगल टाइम, है ना, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन इज 2। एक सर्कल पर एक टाइम पर 2 ही पैरेलल टेंजेंट्स हो सकते हैं इस तरीके से। ठीक, तो ये तो आसान सा प्रश्न था, एनसीईआरटी में भी दिया गया है। अगला क्वेश्चन, इफ द एंगल बिटवीन 2 रेडियाई ऑफ अ सर्कल इज 110 डिग्री, then the angle between the tangent at the end of the radii. Very good question. ये रहा एक सर्कल, ये रहा इसका सेंटर, ये रही इसकी 2 रेडियाई और इनसे बनाए हमने 2 टेंजेंट्स इस तरीके से, है ना, इस तरीके से हमने बनाए 2 टेंजेंट्स, ये और ये। अब आप मान लेना, है ना, ये 2 टेंजेंट्स हैं। उन्होंने कहा कि इनके बीच का जो एंगल है बच्चों ये है 110 डिग्री का, 110 डिग्री का। चलिए मैं थोड़ा सा इसको सफाई से करने की कोशिश करता हूं। ठीक, तो अब ये बन रहा है क्वाड्रिलेटरल और ये दोनों एंगल हैं हमारे पास, ये दोनों एंगल जो हैं ये है 90 डिग्री के, तो ये तो वैसे ही ऑलरेडी 180 डिग्री हो गया, ये 110 डिग्री है, तो ये वाला जो बचा हुआ एंगल है इन दोनों का सम भी 180 डिग्री होगा, यानी कि ये वाला एंगल जो है 70 डिग्री का, है ना। सो करेक्ट ऑप्शन इज 70 डिग्री। क्लियर है? अरे कह दो जल्दी से। ठीक, द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल हैविंग रेडियस 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, ये तो लड्डू जैसा क्वेश्चन है। द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल हैविंग रेडियस 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, ये मैंने क्यों ऐड कर लिया, चलिए फिर भी बता देता हूं। सो पेरीमीटर ऑफ सर्कल, वैसे तो पेरीमीटर शब्द ही गलत है, सर्कल के लिए सर्कमफेरेंस होना चाहिए। सो पेरीमीटर, अब ये है तो मैं भी यही लिख दे रहा हूं, 2 पाई आर होता है। सो 2 इंटू 22/7 इंटू 5, है ना, अपॉन 5, तो ये हो जाएगा 2 5 सा 10 और इसकी वैल्यू 3.14, तो 10 से मल्टीप्लाई करूं तो 31.4 इज करेक्ट आंसर, 31.4 इज करेक्ट आंसर। चलिए, the largest triangle inscribed in a semicircle of radius r, then the area of that triangle is। ये क्वेश्चन मेरा सबसे पसंदीदा ऑब्जेक्टिव में से एक है, अच्छा खासा दिमाग इसमें लगता है अगर ठीक ठाक बच्चों ने पढ़ा है। तो ये रहा एक सेमी सर्कल, ठीक, और ये रहा इस पर इंस्क्राइब्ड एक ट्राइंगल,
हमें इसका एरिया निकाल कर बताना है, हमें इसका एरिया निकाल कर बताना है। ठीक, द लार्जेस्ट ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमीसर्कल ऑफ रेडियस r, देन द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज। तो बच्चों लार्जेस्ट ट्राइंगल जो बनेगा उसकी हाइट ऐसी कुछ होगी, है ना। हालांकि मैंने ये ठीक से बनाया नहीं है, एक बार और ट्राई करूं क्या, एक बार और ट्राई करें क्या, इसको रफ करके। ठीक, ये रहा एक सेमी सर्कल, तो लार्जेस्ट ट्राइंगल जो है वो कुछ ऐसा बनेगा और ये है इसकी हाइट। ठीक, तो बच्चों जब हम इस ट्राइंगल का एरिया निकालें तो इस ट्राइंगल का बेस क्या है, जो इसका डायमीटर है ना, और डायमीटर बराबर यानी कि बेस, ट्राइंगल का जो बेस है वो है 2r, है ना, और हाइट जो है वो रेडियस का काम कर रही है, इसकी जो हाइट है वो रेडियस का काम कर रही है। तो हम इस ट्राइंगल का एरिया निकाल देते हैं, 1/2 बेस इंटू हाइट, सो 1/2 2r इंटू r, इससे ये कैंसिल, r इंटू r स्क्वायर इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्लियर है, जल्दी से कह दो, समझ में आ गया क्या? एक बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक, तो बढ़ते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन पर मस्ती मजाक में हमने 40 से ज्यादा क्वेश्चन कर दिए हैं, रात का तकरीबन 3 बजने को आ गया है। इफ द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल एंड स्क्वायर आर इक्वल, then the ratio of their areas will be equal to, great। एक और बढ़िया क्वेश्चन, if the perimeter of the circle and square are equal, perimeter of circle 2 pi r is equals to 4a। ठीक है, हमें निकालना क्या है, then the ratio of their areas, then the ratio of their areas यानी कि पाई आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये हमें निकालना है। तो क्या मैं बच्चों यहाँ से a की वैल्यू निकाल लूँ, सो 2 पाई आर अपॉन 4 बराबर a, इससे इसको कैंसिल कर लूँ तो a बराबर बचेगा पाई आर डिवाइडेड बाय 2। तो मेरा काम अब थोड़ा सा आसान दिख रहा है, पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर बाय 4। तो आर स्क्वायर से तो आर स्क्वायर कैंसिल, इससे ये भी कैंसिल, तो बच्चों ये 4 ऊपर चला जाएगा यानी कि 4 अपॉन पाई, 4 अपॉन पाई, और पाई की वैल्यू जो है ये है 22/7, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 7/22, कैंसिल कर लें 2 यहाँ पर 11, सो 7 इंटू 2 14/11 इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। वेरी गुड क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है, चलिए, the area of the circle that can be inscribed in a square of side 8 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये कहानी कुछ ऐसी रही होगी, एक स्क्वायर के अंदर एक सर्कल इस तरीके से इंस्क्राइब है, तो इसका डायमीटर जो है वो सर्कल स्क्वायर की साइड के बराबर होगा, तो हमें इसका एरिया निकालना है, जबकि हमें इसकी साइड दी गई है, कितना है 8 सेंटीमीटर, तो सर्कल की रेडियस कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। सो एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, यानी कि 22/7 इंटू आर जो है वो कितना है 4 इंटू 4। अच्छा, पाई की वैल्यू इन्हें रखी ही नहीं है,
आंसर में, तो पाई इंटू 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्लियर है? अरे कह दो ना। The shape of an ice cream cone is a combination of, अरे तो भैया आइसक्रीम तो ऐसी होती है ना, ऐसी ऐसी ऐसी। एक सुंदर सी आइसक्रीम बनाए क्या? सुंदर सी आइसक्रीम बनाते हैं ऐसी, और फिर इसके ऊपर कुछ बढ़िया सी एक वो चेरी भी लगाते हैं इस तरीके से। तो आइसक्रीम का शेप इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कोन एंड हेमिस्फीयर, कोन एंड हेमिस्फीयर, उत्तरी कोन एंड हेमिस्फीयर, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है? ठीक है क्या? अरे कह दो जल्दी से। ठीक। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ कोन इज कट पैरेलल to the base of its by a plane in two parts, then the shape of the top of the cone will be. So ये कह रहे हैं बच्चों, ये रहा एक कोन, इसको यहां से कट कर दिया गया, तो जो बचा हुआ पार्ट है, जो बचा हुआ पार्ट है ये कुछ ऐसा दिखेगा। अगर मैंने कट करके अलग कर लिए तो ये कुछ ऐसा शेप दिखेगा। ठीक है? तो वो कह रहे हैं कि जो टॉप वाला पार्ट है वो किस शेप का है, तो भैया ये भी कोनिकल शेप का ही होगा, ये भी कोन ही होगा, कोन इटसेल्फ, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ठीक? क्लियर है? देखें आराम से। ठीक। फिर अगले क्वेश्चन में उन्होंने पूछा, इफ वी कट कोन इन टू पार्ट्स बाय अ प्लेन पैरेलल टू द बेस देन द बॉटम पार्ट लेफ्ट ओवर। तो अभी मैंने आपको बताया कि वो दोनों शेप कुछ ऐसे दिखेंगे बच्चों। जो बच गया इस वाली शेप को हम लोग क्या कहेंगे? इस वाली शेप को कहते हैं हम लोग फ्रस्टम ऑफ कोन, फ्रस्टम ऑफ कोन। और ये वाला जो शेप होता है अक्सर करके आप लोग देखेंगे तो ग्लास का होता है, बकेट का होता है, कभी कभी लैंप टॉप का ऐसा शेप होता है, तो इस शेप को हम लोग कहते हैं फ्रस्टम ऑफ कोन। क्लियर है? नई नई चीजें हमें सीखने को मिल रही हैं, साथ ही साथ लगातार आने वाले ऑब्जेक्टिव्स हमारे कवर हो रहे हैं। इफ वी चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ स्फीयर टू अ सिलेंडर देन द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर विल बी। तमाम चीजें 3D में जब आप एक शेप से कन्वर्ट करते हैं दूसरे शेप में, है ना, विदाउट इंटरचेंजिंग एनी ऑफ द डायमेंशंस। जैसे कहने का मतलब ये कि मैंने एक बॉल से एक सिलेंडर बना लिया, है ना, तो उनके वॉल्यूम सेम ही रहेंगे। अब अगर लेकिन एक बॉल से अगर मैंने 4 सिलेंडर बना लिए तो फिर सबके वॉल्यूम अलग अलग होंगे। लेकिन वो कह रहे हैं हमसे कि एक स्फीयर से एक सिलेंडर बना लिया तो उसके वॉल्यूम में क्या वेरिएशन आएगा? सो वॉल्यूम रिमेन्स सेम, रिमेन्स अनचेंज्ड, है ना। अगर एक ही बनाया है तो रिमेन्स अनचेंज्ड। क्लियर है? अरे क्लियर है? ठीक। The mode and mean is given by 7 and 8 respectively, then the median। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ना। और यहीं से हम लोग सीख लेते हैं लगे हाथ एम्पेरिकल फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला। दरअसल बच्चों ये है रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मॉड, और ये होता है 3 मीडियन इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ मीन प्लस मोड, है ना। इससे एक क्वेश्चन आप लोगों को जरूर एग्जाम में देखने को मिलेगा, और ना भी देखने को मिले तो इन फ्यूचर आप लोग जब कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देंगे तो इस फॉर्मूले की इंपॉर्टेंस ज्यादा है। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मॉड। इसी को हम लोग कहते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला। और अब यहां से हमें निकालना है मीडियन, है ना, यहां से हमें निकालना है मीडियन। सो 3 मीडियन इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ मीन। मीन हमें दे रखा है
मॉड और मीन, मॉड जो है वो 8 है और मीन जो है वो 7 है। ठीक, तो ये हो जाएगा बच्चों मीडियन बराबर 2 8 जा 16 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 3। तो 16 प्लस 7 यानी कि 23/3। 23/3 इज करेक्ट आंसर। क्लियर है? एक बढ़िया क्वेश्चन जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? अरे कह दो जल्दी से। ठीक, चलिए, द मीडियन ऑफ द डेटा इज, हमें इसका मीडियन निकालना है। तो हम यहां से कुछ चीजें सीख लेते हैं बच्चों कि मीडियन डिस्क्रीट डेटा का कैसे निकाला जाता है। मीडियन दो तरीके से निकाला जाता है। पहली चीज, जब हमारे पास when observation is even, when observation is odd, कर लो पहले, is odd, तो ये हो जाता है n+1 डिवाइडेड बाय 2th टर्म। ठीक, एंड when observation is even, तो ऐसी सिचुएशन में n/2 प्लस n/2 प्लस 1th टर्म डिवाइडेड बाय 2। तो बच्चों यहाँ पर जो डेटा है ये कैसा है, 1 2 3 4 5 6, इवन है। तो इवन है तो सबसे पहला काम तो ये कर लो कि इसको अरेंज कर लो, है ना। तो अरेंज तो ऑलरेडी है ही, 13 15 16 17 19 20 ऑलरेडी अरेंज्ड है असेंडिंग ऑर्डर में। तो n/2 यानी कि 6/2th टर्म, 6/2th टर्म प्लस 6/2 प्लस 1th टर्म डिवाइडेड बाय 2। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3rd टर्म प्लस 4th टर्म डिवाइडेड बाय 2। तो बच्चों यहाँ पर 3rd टर्म जो है वो कितना है, 16 प्लस 17 डिवाइडेड बाय 2। तो 16 प्लस 17 होगा बच्चों 33 डिवाइडेड बाय 2। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है क्या? क्लियर है? क्लियर है? ठीक। इफ द मीन ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज 3n/5, तो भैया सम ऑफ n नेचुरल नंबर, सम ऑफ n नेचुरल नंबर कितना होता है, n into n plus 1/2, n into n plus 1/2। If the mean of the first n natural number is, then find the value of n। तो भैया मीन यानी कि x बार बराबर होता क्या है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है ये कितना है हमारे पास, n into n plus 1 डिवाइडेड बाय 2। और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, तो n है डिवाइडेड बाय n। बराबर कितना है, बराबर कितना है, 3n/5, 3n/5। तो बच्चों अगर मैं इसको सॉल्व कर लूं तो n से n कैंसिल, यहाँ बचेगा 5n+1 डिवाइडेड बाय 3n into 2। तो ये हो जाएगा 5n + 5 इज इक्वल्स टू 6n। ठीक है क्या? अरे कह दो ना, ठीक है क्या? ठीक, तो फाइनली 6n - 5n बराबर 5, तो n बराबर बचेगा 5। सो n की वैल्यू इज 5। ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करेगा और बहुत सारी चीजें आपको याद दिलाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है।
इफ अरिथमेटिक मीन ऑफ दिस इज 10 देन a इज इक्वल टू, तो कितने टर्म्स हैं 1 2 3 4 5, 5 टर्म्स हैं। इनका मीन जो है वो 10 है, तो हम मीन निकालते कैसे हैं, सम अपॉन n, है ना, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। तो x बार बराबर a प्लस 3 प्लस a प्लस 6 प्लस a प्लस 9 प्लस a प्लस 12 डिवाइडेड बाय टोटल ऑब्जर्वेशन जो है वो कितने हैं 5 है ना, और x बार बराबर भी मुझे दे रखा है, ये कितना है 10 है। ठीक, तो 1 2 3 4 5 a 5a प्लस 3 6 9 9 और 9 18 18 और 12 30 इज इक्वल्स टू, ये 5 को भी इधर ले जाकर मल्टीप्लाई कर दो तो 50। ठीक, सो 5a बराबर 50 माइनस 30, सो 5a बराबर 50 माइनस 30 20, सो फाइनली a बराबर 20/5, इससे इसको कैंसिल कर लो तो कितना आएगा 4। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू क्या निकालना था, a की वैल्यू निकाली थी, 4 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इक्वल टू 0, तो भैया जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी ऐसा इवेंट इम्पॉसिबल होता है, और ऐसे इवेंट को बोलते हैं हम लोग इम्पॉसिबल इवेंट, जिसका होना 100% असंभव है। साथ ही साथ एक चीज और बता देता हूं, ऐसे इवेंट जिनकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है, यानी कि जिनका होना 100% तय है, सर्टेन इवेंट, उनको हम लोग बोलते हैं श्योर इवेंट, है ना, जिनका होना 100% तय है, जिनकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है, ऐसे इवेंट को श्योर इवेंट, और जो असंभव है, इम्पॉसिबल है, कभी होंगे ही नहीं, ऐसी उसकी सिचुएशन को हम लोग प्रोबेबिलिटी 0 होती है, और ऐसे इवेंट को हम लोग इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं। ठीक, द प्रोबेबिलिटी दैट कैन नॉट एग्जिस्ट अमंग द फॉलोइंग, इनमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी पॉसिबल नहीं हो सकती, तो भैया ये हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, बस नेगेटिव नहीं हो सकती। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। ठीक है, इनमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, नेगेटिव वाली। प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। चलिए, हमें एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी दी गई है, हमें उस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो यहाँ से एक और इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप मैं आपको बताता हूँ कि किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस उस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी, दोनों का सम कितना होता है 1 होता है। तो हमें यहाँ पर बच्चों ये दिया गया है 0.07 प्लस हमें उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो ये हो जाएगा 1। तो PE बार बराबर 1 माइनस 0.07। अक्सर करके बच्चों को ये वाला माइनस करने में दिक्कत होती है, तो 0.07 ऐसे पॉइंट के नीचे पॉइंट रखकर, 10 में से 7 जाएगा 3, 9 में से 0 जाएगा 9, और यहाँ पर 0, सो 0.93 इज करेक्ट आंसर। सो फाइनली हम पहुंच चुके हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पर, और इसके बाद मैं सुकून की नींद सोऊंगा, है ना। अच्छा काम करने के बाद नींद अच्छी आती है ना, और मुझे ऐसा लगता है कि आज का सेशन हमारा एक फ्रूटफुल सेशन होने वाला है, जहां पर मैंने पूरी किताब के ऑब्जेक्टिव्स जो लगभग इंपॉर्टेंट है, कई सालों से एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं, वो आपके साथ डिस्कस करें, वो भी रात के 3 बजे। ठीक है, चलिए देखते हैं। द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, तो अगर हम किसी भी इवेंट से जितनी भी पॉसिबिलिटीज हो रही है उन सब की प्रोबेबिलिटी निकालें और उन सबको जोड़ दें, तो उनका सम जो है वो हमेशा कितना आएगा 1 आएगा। तो ये तो ध्यान में रखने वाली बात है। द एलिमेंट्री सम ऑफ ऑल द पॉसिबल प्रोबेबिलिटीज ऑफ दैट इवेंट इज ऑलवेज 1। सो आई होप सक्सेसफुली हमने ये एक तकरीबन 56 ऑब्जेक्टिव्स का एक सेशन हमने कंप्लीट करा है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को समझ में आया होगा, आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और आप लोगों ने ठीक तरीके से आज को समझा होगा।
और सब कुछ ऐसा ही है तो शेयर करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ इसको बांटिए ताकि और बहुत सारे बच्चे इसका बेनिफिट्स उठा सकें। नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक और चीज़, अगर आप लोगों को किसी भी टॉपिक पर किसी भी चीज़ों के लिए और वीडियोस चाहिए हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में करते रहें। आपके कमेंट्स को मैं हमेशा प्रायोरिटी दूंगा। टिल देन, गुड बाय।